जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। मॉर्निंग में हमारी होम साइंस की क्लास डेली की तरह 9 o'clock यानी कि 9 बजे हुई थी। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, क्योंकि वो क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हमने उसमें किया था आज की हिस्ट्री, यानी कि आज है 16 मार्च। उस क्लास के माध्यम से हमने आज की हिस्ट्री जानी थी और हमने हमारा जो चैप्टर 12 था क्लास 9 यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने उस क्लास को देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं और इसी तरह इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई, जिसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया। अभी हम पहुंच गए हैं क्लास 9 में और वो बहुत ही अच्छी तरह से कंटिन्यू चल रही है। इसी तरह पढ़ाई करने के लिए डिटेल में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन चुके। और अपनी राय हमें अवश्य बताइए कमेंट के माध्यम से। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपकी एक राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे लाइक डिसलाइक या कमेंट कुछ भी कीजिए, बट अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए। और बताइए कि आपको ये सीरीज जो है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और इसको आगे कंटिन्यू किया जाए ये भी आप हमें बताइए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज हम फ्रेंड्स हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर 13 क्लास 9 का, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण तथा कार्य के बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ फूड एंड क्लासिफिकेशन। तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज हम इसमें क्या कवर करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा चैप्टर है। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अनाज में दालें, सब्जियां, फल, मेवे तथा तेल बीज, दूध, मछली, पेय पदार्थ, मांस, अंडे, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। प्रत्येक प्राणी को अच्छे स्वास्थ्य तथा शरीर के समुचित विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण तथा जल से युक्त भोजन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। कुछ पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कुछ पोषक तत्व शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं तथा शरीर को विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। किसी एक ही भोज्य पदार्थ में भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप रोटी ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए एज एग्जाम्पल के रूप में, तो रोटी में ही सारे पोषक तत्व मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ दाल ही ले रहे हैं, दाल चावल ही खा रहे हैं, दाल चावल में आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है तो किसी में कार्बोहाइड्रेट, वसा तो किसी में विटामिन। इसलिए व्यक्ति को अपने भोजन को संतुलित बनाने के लिए अपने आहार में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों इट मीन्स फूड इंग्रेडिएंट्स को सम्मिलित करना आवश्यक होता है, ताकि समस्त पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। अनाज के बारे में देखते हैं। मनुष्य के आहार में अनाज यानी कि सेरेलेक्स का विशेष महत्व है। अनाजों को वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है, जो मूलतः विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज से होते हैं। मानव द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख अनाज कौन कौन से हैं? गेहूं, चावल, मक्का, जौ, चना, ज्वार, बाजरा इत्यादि। इन्हें खाद्यान्न या तृण धान्य भी कहा जाता है। इन अनाजों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसे श्वेतसार भी कहा जाता है, खनिज, विटामिन तथा अल्प मात्रा में वसा एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहा जाता है? श्वेतसार भी कहा जाता है। सामान्य रूप से आहार में सम्मिलित किए जाने वाले मुख्य अनाजों के संगठन यानी कि कंपोजिशन तथा पोषक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। गेहूं के बारे में देखते हैं। लगभग विश्व के सभी भागों में व्याप्त पैमाने पर गेहूं की फसल समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में बोई जाती है। इसकी खेती करने वाले प्रमुख देशों में अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं से बने मैदा, सूजी तथा दलिया इत्यादि का भी खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। गेहूं का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसका सर्वाधिक प्रयोग आटे के रूप में होता है। अब गेहूं में पोषक तत्व देख लेते हैं। नंबर 1 है, गेहूं के 100 ग्राम आटे में 71.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट,
12.8 ग्राम आर्द्रता, 11.8 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम वसा, 1.2 ग्राम रेशा, 0.05 ग्राम कैल्शियम, 0.32 ग्राम फास्फोरस तथा 0.53 ग्राम लौह खनिज, 380 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। नंबर 2, आहार के रूप में संपूर्ण आटों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा इसमें विद्यमान चोकर जिसको चैफ को छानकर अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विद्यमान पोषक तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। गेहूं के आटे में थायमीन, नियासिन, केरोटीन, राइबोफ्लेविन तथा एस्कार्बिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगेन मैं रिपीट करूंगी, आप मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप एक नोटबुक और पेन लेके अवश्य बैठा करिए। तो गेहूं के आटे में क्या क्या पाया जाता है? थायमीन, नियासिन, केरोटीन, राइबोफ्लेविन तथा एस्कार्बिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पॉइंट 3, गेहूं में प्रोटीन ग्लूटेमिन तथा ग्लियाडिन के रूप में उपस्थित होती है, यानी कि गेहूं में जो प्रोटीन होती है वो क्या ग्लूटेमिन तथा ग्लियाडिन के रूप में उपस्थित होती। आटे में उपस्थित प्रोटीन नमी पाकर ग्लूटीन के रूप में बदल जाती है, इसी कारण आटे को पानी में डालकर गूंदे जाने से आटा चिपचिपा हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, आटा चिपचिपा होने का क्या कारण है? तो आटा चिपचिपा होने का कारण ग्लूटीन है। पॉइंट 4 कहता है, अंकुरित गेहूं में विटामिन सी तथा विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं के छिलके में विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा खनिज पाए जाते हैं। आई होप गेहूं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चावल के बारे में देखते हैं। चावल इट मीन्स राइस। राइस भी एक प्रमुख लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। यह धान ग्रेन के पौधों के बीज से प्राप्त होता है। धान को क्या कहते हैं? ग्रेन। तो ग्रेन के पौधों के बीज से चावल हमें प्राप्त होता है। चावल को उसकी निर्माण विधि के आधार पर क्रमशः 3 वर्गों अरवा चावल, उसना चावल तथा मशीन द्वारा कुटा हुआ पॉलिशदार चावल में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखिए, चावल की 3 कैटेगरी होती, कौन सी? अरवा चावल, उसना चावल तथा मशीन द्वारा कुटा हुआ पॉलिशदार चावल। अब अरवा चावल के बारे में देखते हैं, आखिर ये होता क्या है। धान को कूटकर तथा छटक कर तैयार किया जाता है। इस चावल में पोषक तत्व पूरी मात्रा में विद्यमान होता है। किस चावल में? अरवा चावल में। उसना चावल तैयार करने के लिए पहले धान को पानी में भिगोया जाता है। इसके उपरांत इस धान को आधा उबाल कर सुखाया जाता है तथा इसे कूटकर चावल तैयार किया जाता है। पॉइंट 3, मशीन द्वारा कूटकर मशीन द्वारा ही पॉलिश कर तैयार किए गए चावल में आधे से अधिक खनिज तथा उसके समस्त विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के चावल ग्रहण करने से बेरी नामक रोग होने की संभावना होती है। अब चावल के पोषक तत्व तो देख लेते हैं। चावल में वसा तथा प्रोटीन की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी कि बहुत कम पाई जाती है। पॉइंट 2, चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। पॉइंट 3, इसमें थायमीन की मात्रा पाई जाती है। पॉइंट 4, इसमें विटामिन ए, सी तथा डी का अभाव होता है, यानी कि जो चावल होता है इसमें विटामिन ए, सी तथा डी का अभाव होता है। पॉइंट 5, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम तथा फास्फोरस की अल्प मात्रा पाई जाती है। तो ये तो हमने चावल के बारे में जाना। आते हैं हमारा मक्का, यानी कि जिसको हम मेज़ के नाम से जानते हैं। मक्का यानी कि मेज़ का विश्व के अनेक भागों में आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक पौधे के बीज से प्राप्त होती है। मक्का की विभिन्न किस्में होती हैं जिसके रंग व दानों का आकार भिन्न भिन्न होता है। मक्का को आटे के अतिरिक्त उसे भूनकर दलिया, सूप, सत्तू तथा क्या बनाया जाता है? लावा अथवा पोहे के रूप में भी खाद्य पदार्थों में सम्मिलित किया जाता है। मक्का अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से पेलिग्रा नामक रोग होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। कौन सा रोग होता है? मक्का को अधिक मात्रा में ग्रहण करने से तो पेलिग्रा नामक रोग होने की संभावना हो जाती है। मक्का के पोषक तत्व तो देख लेते हैं फटाफट। मक्का के अन्य अनाजों की तुलना प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो मक्का है इसमें चावल, गेहूं की अपेक्षा प्रोटीन अधिक पाया जाता है। विभिन्न किस्मों में 8% से 12% तक प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के अन्य स्रोतों मांस, मछली, अंडा, दाल, सोयाबीन इत्यादि की तुलना में मक्का में निम्न कोटि के प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी अभी हमने चावल, गेहूं देखे इनकी अपेक्षा प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। बट मांस, मछली, अंडा, दाल, सोयाबीन इत्यादि की तुलना में इसमें प्रोटीन कम पाया जाता है। पॉइंट दो, इसके अतिरिक्त मक्का में खनिज, लवण तथा कैल्शियम की अल्प मात्रा पाई जाती है। पॉइंट 3, ताजे मक्के में 0.8% तथा सूखे मक्के में 3.6% वसा पाई जाती है। पॉइंट 4 कहता है इसमें विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि विटामिन बी टू, नियासिन तथा विटामिन ए न्यून मात्रा में पाया जाता है। अब जौ के बारे में देखते हैं। जौ यानी कि जिसको
बेरली के नाम से जानते हैं। जौ को अन्य खाद्यान्नों की तुलना में कम मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। इसके आटे से रोटी तथा किंडोन इट मीन्स फर्मेंटेशन द्वारा मादक पेय पदार्थ बियर बनाए जाते हैं। जौ अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अधिक सुपाच्य होता है, इसी कारण रोगियों को जौ का पानी दिया जाता है। जौ के पोषक तत्व देख लेते हैं। जौ में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 72% होती है। ध्यान रखिए, अभी जितने भी हमने पढ़े चावल, गेहूँ, मक्का, इन सभी के अपेक्षा जौ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पॉइंट 2, सामान्यतः इसमें 10 से 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। पॉइंट 3, इसके अतिरिक्त जौ में थायमीन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड एवं पायरिडॉक्सिन नामक विटामिन भी पाए जाते हैं। इसमें राइबोफ्लोबिन की न्यून मात्रा विद्यमान होती है। राइबोफ्लोबिन मतलब बताइए फटाफट, राइबोफ्लोबिन किसका रासायनिक नाम है, कौन से विटामिन का? पॉइंट 4 है, अंकुरित जौ में विटामिन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जो अंकुरित जौ होता है उसमें विटामिन की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। तो हमने जाना जौ के बारे में। बाजरा देख लेते हैं, यानी कि पिरल मिलेट के बारे में जानते हैं। बाजरा भी अनाज की श्रेणी में आता है। बाजरे से रोटी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बाजरे से तैयार किए जाते हैं। बाजरे के पोषक तत्व तो देख लेते हैं। बाजरे में 11 to 15% प्रोटीन पाया जाता है। पॉइंट 2, कार्बोहाइड्रेट 67% पाई जाती है तथा बाजरे में 5 to 6% वसा पाई जाती है, जो अन्य तृण धान्यों की तुलना में सबसे अधिक होती है। पॉइंट 3, इसके अतिरिक्त विटामिन ए, B1 तथा B2 तथा निकोटीन अम्ल, लौह, लवण एवं कैल्शियम भी बाजरे में पाए जाते हैं। क्या क्या ध्यान रखिए कि विटामिन ए, B1 तथा B2 तथा निकोटीन अम्ल, लौह, लवण एवं कैल्शियम भी बाजरे में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने कुछ अनाज के बारे में जाना। कौन कौन से हमने देखा? गेहूं के पोषक तत्व, चावल देखा, चावल के पोषक तत्व देखा, मक्का देखा, मक्का के पोषक तत्व, जौ के पोषक तत्व एंड बाजरा और उसके पोषक तत्व के बारे में हमने जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको ध्यान से आप देखिए और एक एक पॉइंट लिखते चला करिए साथ में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको अवश्य सॉल्व करने की कोशिश किया करिए फ्रेंड्स। मैं बार बार कहती हूँ, गेहूं में प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होता है? क्वेश्चन 2 कहता है किस प्रकार के चावल खाने से बेरी नामक रोग होने की संभावना रहती है? अभी हमने जस्ट पढ़ा। क्वेश्चन 3 कहता है मक्के की अधिक मात्रा ग्रहण करने से किस रोग की संभावना उत्पन्न होती है? क्वेश्चन 4 कहता है जौ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? एंड क्वेश्चन 5 कहता है लौह लवण तत्व किस खाद्यान्न में होता है, यानी कि किस खाद्यान्न में लौह लवण तत्व पाया जाता है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करने की कोशिश आप अवश्य कीजिए। ये तो हमने जाने फ्रेंड्स कुछ अनाज के बारे में। अब देख लेते हैं दालों के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे दैनिक आहार में दालें यानी कि पल्सेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक तत्वों में दाल सबसे महत्वपूर्ण है। दाल वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ है जो पौधों के बीज से प्राप्त होती है। दालों की संरचना 2 दलों की परतों से होती है, अर्थात सभी दलों में 2 दल पाए जाते हैं। इसी कारण इस खाद्य पदार्थ का नाम दाल पड़ा। अन्य सभी खाद्यान्न एक दलीय होते हैं। दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जबकि अन्य खाद्यान्नों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। सामान्यतया दालों के रूप में उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, चना, मटर, सेम, मोठ इत्यादि खाद्यान्नों का प्रयोग किया जाता है। दालों को छिलके सहित एवं छिलके रहित दोनों प्रकार के आहार में सम्मिलित किया जाता है। दालों को पीसकर आटा तैयार किया जाता है, जिसे सामान्यतया बेसन के नाम से जाना जाता है। बेसन का प्रयोग पकौड़ी, रोटी एवं हलवा बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने में किया जाता है। अब दालों के पोषक तत्व एवं इनका महत्व देख लेते हैं। दालों में मुख्यतः 18 to 25% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे प्रोटीन प्रधान खाद्य सामग्री भी कहा जाता है। दाल को क्या कहा जाता है? प्रोटीन प्रधान खाद्य सामग्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती। कितनी पाई जाती? 18 से लेकर 20 यानी कि 18 से लेकर 25% तक। अब वो अलग अलग दालों पर निर्भर करता है कि किस दाल में कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पॉइंट 2 देखते हैं। दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन में लाइसिन तथा थ्रियोनिन की मात्रा अधिक होती है। क्या? लाइसिन तथा थ्रियोनिन की मात्रा अधिक होती है। दालों में उपस्थित प्रोटीन शरीर के विकास में सहायक होती है तथा इससे शरीर के लिए उपयोगी पाचक रसों का निर्माण भी होता है। दालों में प्रोटीन के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट,
खनिज लवण, विटामिन तथा वसा भी पाए जाते हैं। यानी कि दालों में प्रोटीन तो पाया जाता है, बट इसके साथ ही साथ क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, विटामिन तथा वसा भी पाई जाती है। अंकुरित दालों में विटामिन ए, बी एवं सी पाए जाते हैं। पॉइंट 3, इसके अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, लौह खनिज तथा थायमीन एवं राइबोफ्लोबिन जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं। पॉइंट 4 है, दालों में निम्न मात्रा में नियासिन भी पाया जाता है। सामान्यतः एक औस दाल से 90 से 95 कैलोरी यानी कि 90 to 95 कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। दालों को शीघ्र गलाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला खाने का सोडा दाल में विद्यमान विटामिन बी को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब भी आपको दाल को पकाना है उसमें खाने वाला सोडा नहीं मिलाना है, अतः दाल में खाने का सोडा मिलाना उचित नहीं है। और पॉइंट 5 कहता है, दाल से कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही अन्य पोषक तत्व की भी आंशिक पूर्ति होती है। इसलिए अधिकतर लोग दाल रोटी का सेवन करते हैं, परंतु अपने आहार में दालों का अत्यधिक मात्रा में समावेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दालें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दालों का पाचन खाद्यान्नों की तुलना में देर से होता है, दालें देर से पचती हैं, अतः वायु विकार व पाचन की समस्या की संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो फ्रेंड्स हमने जाना इसके बारे में, दालों के बारे में जाना। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब्जियों के बारे में और इनके पोषक तत्वों के बारे में, इनका महत्व भी हम जानेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप क्लास करते हैं तो एक नोट और पेन लेके अवश्य बैठा करिए। जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोलती जाती हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत इंप्रूवमेंट आप अंदर देखने को मिलेगा। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको समझ में आई हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हों। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स अवश्य जाइए, अपनी राय भी हमें दीजिए। और हाँ, एक पॉइंट और आपसे पूछना था कि आज की मॉर्निंग में हमने मॉर्निंग की क्लास में आज की हिस्ट्री के बारे में क्या जाना था, प्लीज़ बताइए कमेंट करके। आज 16 मार्च को क्या खास दिन है, तो वो भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। मैं चाहती हूँ कि हम होम साइंस की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, बट साथ साथ हम थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा हमारा जो है जनरल नॉलेज भी उसको इम्प्रूव करते चले। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में भी आप प्लीज़ हमें अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। जय हिंद।